हम डी और एफ ब्लॉक की बातें शुरू करते हैं। ठीक है भाई, सबसे पहली बात, डी एंड एफ ब्लॉक पोजीशन कहाँ पे है? ठीक है, मिडिल ट्रांजिशन एलिमेंट। हाँ, इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ट्रांजिशन का मतलब होता है इन बिटवीन, एस और पी के दरमियान मौजूद है। ठीक है, एस और पी के दरमियान में मौजूद हैं, तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ट्रांजिशन मेटल्स कहा जाता है, क्योंकि दे ऑल आर मेटल, ये सारे के सारे प्योरली मेटल हैं। ठीक है, किन्हें कहते हैं हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ट्रांजिशन मेटल्स? इन सब के पास क्या होगा? पार्शली फिल्ड डी और एफ सबशेल। जिसका डी और एफ सबशेल पार्शल फिल होगा, ठीक है, एटॉमिक स्टेट में और किसी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है, उसे हम कहेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, किस स्टेट में? एटॉमिक स्टेट में या कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, किसी सॉल्ट, किसी कंपाउंड, किसी कॉम्प्लेक्स में अगर किसी के पास पार्शियल फिल डी या एफ सबशेल आता है तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट है। ठीक है, अब हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हमने दो ब्लॉक्स में डिवाइड किया हुआ है, एक डी ब्लॉक है, एक एफ ब्लॉक है। ये किस बेस पे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। जिनकी डी सब शेल पे एंड हो गई वो डी ब्लॉक, जिनकी एफ पे एंड हो गई वो एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब ऐसे ट्रांजिशन एलिमेंट जिनमें डी और एफ हाफ फिल्ड, पार्शली फिल्ड है, इन्हें हम सम टाइम टिपिकल ट्रांजिशन भी कहेंगे। कैसे? टिपिकल ट्रांजिशन है ये। और जिसमें नहीं है, ठीक है, कंप्लीट या एम्प्टी डी और एफ आ जाएगा, तो इन्हें नॉन टिपिकल भी कह देते हैं। नॉन टिपिकल ट्रांजिशन मेटल है ये, या नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट है। मसलन कोई एग्जांपल बता सकते हैं? सर नॉन टिपिकल में हमारे पास जिंक आ जाता है। जिंक नॉन टिपिकल है क्योंकि इसका डी सबशेल कंप्लीट होता है। इसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट में तो रख के बैठे हुए हैं, लेकिन हमने ट्रांजिशन की डेफिनेशन क्या कही है? हमने कहा पार्शली फिल्ड डी और एफ उसका कंप्लीटली फिल्ड है, तो इस ऐसे एलिमेंट्स को हम नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहेंगे। ठीक है, हम मेन ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करते हैं। भाई मेन ट्रांजिशन एलिमेंट की बात होने लगी है। मेन ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जब बात होगी, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा? एलिमेंट्स पार्शली फिल्ड n माइनस वन डी, n माइनस वन डी ऑर्बिटल पार्शली फिल्ड होना चाहिए। n माइनस वन डी का क्या मतलब है? सर जो लास्ट शेल होगा उससे एक कम करके हमारे पास उस शेल का हम ऑर्बिटल लेंगे। भाई टाइटेनियम ले लेते हैं, एटॉमिक नंबर 22, कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 4s2 3d2 और 4s2। ठीक है, ठीक। ये कॉन्फ़िगरेशन है। अब ये आउटर मोस्ट शेल है, 4 शेल, n इज इक्वल टू 4, लेकिन इसका पार्शली फिल्ड डी कौन सा है? 3d है, 4 माइनस वन डी, 3d बनता है ये। तो इसलिए हम जनरल कॉन्फ़िगरेशन जब लिखेंगे या जनरली जब हम बात करते हैं, हम कहते हैं n माइनस वन डी पार्शली फिल्ड होना चाहिए। ठीक है, कौन सा? n माइनस वन डी ऑर्बिटल इज पार्शली फिल्ड, नॉर्मली ऐसे होगा। ठीक है, अब जिनमें n माइनस वन डी पार्शली फिल्ड होगा दे आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इन्हें हम डी ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज आपको मालूम होनी चाहिए। भाई पहली सीरीज ट्रांजिशन एलिमेंट की स्टार्ट फ्रॉम एटॉमिक नंबर 21 एंड एट एटॉमिक नंबर 30। 21 से शुरू होती है, 30 पे ख़त्म हो जाती है। पहली सीरीज, इसे कहते हैं फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स या ट्रांजिशन एलिमेंट।
और ये पहली सीरीज में हमारे पास 10 एलिमेंट हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरिक, कोबाल्ट, निकल, यहाँ लिख रहा हूँ कॉपर, जिंक। आपको ये 10 पता होने चाहिए लाजमी। इन 10 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आनी चाहिए, ठीक है। एटॉमिक नंबर 21, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3D1 4s2, 3d1। ये 3d1 4s2 लिख दें या 4s2 3d1 लिख दें, ठीक है। ये पार्शली फिल्ड है इसलिए समटाइम बाहर लिख दें, लेकिन आउटर मोस्ट शेल 4s है, ठीक है। लेकिन इन दोनों की एनर्जी में कोई खास डिफरेंस नहीं होता, बहुत मामूली डिफरेंस है, इसलिए ये डी के इलेक्ट्रॉन एस इन एडिशन टू एस डी के इलेक्ट्रॉन भी ट्रांजिशन एलिमेंट लूज करेंगे या शेयर करेंगे, बॉन्डिंग में इन्वॉल्व करेंगे। अब ये याद रखनी है 4s2 3d1 स्कैंडियम है, तो टाइटेनियम क्या हो जाएगा 22 एटॉमिक नंबर 4s2 4s2 3D2 3d2, 3D2, वनेडियम 4s2 4s2 3d3, क्रोमियम 4s1 3D5 4s1 3d5, एक्सेप्शन है 24, मैग्नीज 4s2 3d5, कोबाल्ट 4s2 3d मैग्नीज कोबाल्ट, स्कैंडियम, टाइटेनियम, नेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरिक, फेरिक है तो सही लिखा था, आयरन 4s2 3d6, उसके बाद कोबाल्ट 4s2 3d7, 3D7 निकल 4s2 2 3d8, 3D8 कॉपर 4s1 3D10 हाँ यहाँ फिर याद रखना है 4s1 3d10, 29 एटॉमिक नंबर, फिर एक्सेप्शन है। उसके बाद जिंक 4s2 4s2 3D10 3d10, कंप्लीट डी सब शेल, नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। ये है फर्स्ट सीरीज। फ्रॉम स्कैंडियम टू 29 कॉपर को हम फर्स्ट सीरीज कहेंगे और जिंक को हम उसमें से निकाल देते हैं क्योंकि इसका कंप्लीटली फिल्ड डी सब शेल है, ठीक है। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज ऑल्सो इंक्लूड 9 एलिमेंट्स, ठीक है। हम पहली के भी 9 गिनती करेंगे, 10वें को हम फर्स्ट सीरीज में गिनती नहीं करते, हमने कहा ये नॉन टिपिकल है, इसका कंप्लीट डी सब शेल है, ये ट्रांजिशन नहीं है, डेफिनेशन पे नहीं पूरा आ रहा है, ये भी मेटल है। उसके बाद सेकंड सीरीज, हाँ जी, स्टार्ट फ्रॉम एटॉमिक नंबर 39 येट्रियम, ठीक है, यहाँ से शुरू होगी और सिल्वर तक जाएगी 47, ठीक है, एटॉमिक नंबर 47 अप टू सिल्वर। इनका पार्शली फील्ड 4d होगा, 4d1 4d2 4d3, ठीक है। यहाँ पे डी सब शेल 4d सब शेल पार्शियल फील्ड होगा। थर्ड सीरीज स्टार्ट फ्रॉम लेंथेनम, लेंथेनम से स्टार्ट होती है, लेंथेनम एटॉमिक नंबर 57 होता है और हैफनियम तक जाती है जो कि एटॉमिक नंबर 72 है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास नीचे रिमेनिंग एलिमेंट इसके लिखे हुए होते हैं, ठीक है, क्योंकि जो आखिर में दो एफ ब्लॉक की जो सीरीज लिखी हुई हैं, ठीक है, ये क्या है, ये ऊपर जो एलिमेंट्स हैं इनकी कंटिन्यूटी में जो है उन एलिमेंट्स को नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। तो थर्ड सीरीज है हमारे पास, लेंथेनम से शुरू होगी 57 है और हैफनियम से शुरू होगी 72 और गोल्ड और सिल्वर तक जाएगी, ठीक है, गोल्ड 79 तक जाएगी, 5d सीरीज। इसे हम कहते हैं लेंथेनाइड सीरीज, इसका नाम है, याद रखना है, लेंथेनाइड सीरीज जो लेंथेनम से स्टार्ट होगी।
और इसी तरह इसकी अगली सीरीज एक्टिनम से स्टार्ट होती है, ठीक है, ए सी एटॉमिक नंबर 89, और इसे कहते हैं एक्टिनाइड सीरीज। इस सीरीज का भी अगेन नाम है, जैसे हमारे पास ग्रुप के नाम थे, ठीक है, हेलोजेंस और चाल्कोजेंस, ग्रुप 1 अल्कली मेटल, ग्रुप 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इसी तरह जो है हमारे पास ये दो सीरीज जो लेंथेनम और एक्टिनम से स्टार्ट होती हैं, इन्हें लेंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज कहा जाता है, ठीक है। अब ट्रांजिशन मेटल्स की कुछ जनरल फीचर हैं जो आपको मालूम होने चाहिए, और वो जनरल फीचर्स क्या हैं भाई? सबसे पहले, ट्रांजिशन मेटल्स आर ऑल हार्ड मेटल्स, सारे के सारे हार्ड मेटल हैं। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हार्ड हैं तो हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद ये सारे मेटल गुड कंडक्टर हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर हैं। मरकरी इज लिक्विड मेटल, मरकरी इनमें लिक्विड मेटल है, ठीक है, तमाम प्रॉपर्टीज मेटल की मौजूद हैं। दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होंगी, ठीक है। मोस्टली कंपाउंड्स आर कलर्ड, ये ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टी होंगी, इनके सॉल्ट्स, इनके कंपाउंड्स क्या होंगे? कलर होंगे। वाई? इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पॉसिबल्स हैं। वजह क्या होगी? इनकम्प्लीट डी सबशेल, जहाँ पे क्या है? डी डी ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पॉसिबल है। सर इनकी जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो भी डी ऑर्बिटल्स की वजह से है? हाँ, वो डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। वो अभी उसकी भी बात करते हैं कि भाई क्यों वेरिएबल वैलेंसी होगी, और मिनिमम कहाँ तक जाएगी और मैक्सिमम कहाँ तक जाएगी, ठीक है। हमें इनकी वैलेंसी मिनिमम मैक्सिमम पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे आ जाती है अभी वो भी बात। तो मोस्टली कंपाउंड्स आर कलर्ड, कलर्ड होने की वजह इनकम्प्लीट डी सब शेल, ठीक है। उसके बाद डी डी ट्रांजिशन होगी, जिसमें डी सब शेल इनकम्प्लीट होगा, वैकेंट स्पेस होगी तो डी डी ट्रांजिशन होगी। इसके इनके कुछ कंपाउंड और खुद ये एलिमेंट पैरामैग्नेटिक हैं। सम एलिमेंट्स आर पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक का मतलब है अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, पैरामैग्नेटिक एलिमेंट्स हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होंगे, रीजन अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स। पैरामैग्नेटिक होने की वजह चाहे कंपाउंड है चाहे एलिमेंट है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। उसके बाद इनकी सबसे अहम बात, दे फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। कॉम्प्लेक्सेस का मतलब है दे फॉर्म कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट का बॉन्ड का मतलब क्या है? दे एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और क्या हो जाएंगे? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जब भी बनेगा तो लीविस एसिड बेस रिएक्शन होगा। एक लीविस एसिड होगी, दूसरी लीविस बेस होगी, एक लॉन पेयर रिसेप्टर, एक लॉन पेयर डोनर, और दे आर लीविस एसिड, दे एक्ट एज आर लीविस एसिड, ठीक है। वजह, इनके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए खाली डी ऑर्बिटल मौजूद है, एम्प्टी डी ऑर्बिटल या वैकेंट स्पेस इन डी ऑर्बिटल। वैकेंट स्पेस है डी ऑर्बिटल में, जब डी ऑर्बिटल में खाली जगह है तो वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर लेगा, ठीक है। सर एम्प्टी तो नहीं हो गया डी ऑर्बिटल? वैकेंट, पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल, पार्शली फिल्ड का मतलब है खाली स्पेस मौजूद है। वैकेंट स्पेस होगी, कुछ ना कुछ 10 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जब 10 से कम होंगे तो बाहर से इलेक्ट्रॉन लेके उसमें अकोमोडेट कर सकता है, ठीक है। इस वजह से ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। इनके पास डी सब शेल अकोमोडेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स को। उसके बाद ट्रांजिशन मेटल फॉर्म एलॉयज, ये एलॉय बनाएंगे,
ठीक है, विद मेटल एंड विद अदर एलिमेंट्स, अदर ब्लॉक के एलिमेंट्स के साथ भी। ठीक है, सिर्फ आपस में एलॉय नहीं बनाएंगे कि ट्रांजिशन मेटल सिल्वर और गोल्ड को जमा ऐड कर लें, ठीक है, आयरन और कॉपर और इनको जमा कर लें, सिर्फ ऐसे एलॉय नहीं बनते, विद नॉन मेटल्स। ठीक है, दूसरे एलिमेंट्स के साथ, पी ब्लॉक एलिमेंट के साथ। मसलन कोई एग्जांपल बता सकते हैं? भाई स्टेनलेस स्टील देखा है, स्टेनलेस स्टील एक एलॉय है जिसमें मैग्नीज भी मौजूद है, जिसमें कार्बन भी मौजूद है, कार्बन की एक फिक्स परसेंटेज है। आयरन की जो डिफरेंट फॉर्म है, हार्ड आयरन, सॉफ्ट आयरन, ये डिफरेंट कंपोजिशन ऑफ कार्बन के साथ बनती हैं। जब आयरन के अंदर कार्बन मिक्स करते हैं और कार्बन की परसेंटेज चेंज होती है तो हार्ड आयरन, सॉफ्ट आयरन, रॉट आयरन, आयरन की डिफरेंट टाइप्स बनती हैं। ठीक है, तो ये दूसरे ब्लॉक के एलिमेंट्स के साथ भी एलॉय बनाते हैं। ठीक है, ये हैं इनकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज। ठीक है, सर एलाय तो मिक्सचर ऑफ मेटल्स होता है ना, मेटल्स, तो फिर हाँ जी ये बिल्कुल। नॉन नहीं, मेटल्स के साथ हाँ कैसे जी, एलाय बना सकते हाँ जी, नॉन मेटल्स के साथ भी इनके मिक्सचर बनते हैं। जनरली उनके लिए टर्म एलॉय यूज़ नहीं की जाती, उनको स्पेसिफिक नाम दे दिए जाते हैं कि ये 2.5% कार्बन है तो ये हार्ड मेटल है, इसमें 1.5% कार्बन है, इट इज़ कॉल्ड जो है वो सॉफ्ट मेटल, इसे हम सॉफ्ट मेटल कहेंगे, इसे रॉट आयरन कहेंगे। ठीक है, इनको नाम दे दिए जाते हैं। वैसे जनरली जैसे मेटल मेटल के साथ मिक्स होता है, वैसे ही ये मेटल नॉन मेटल्स के साथ मिक्स होके भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज देते हैं। लेकिन स्पेसिफिकली वर्ड एलॉय यूज करते हैं मेटल मेटल के मिक्सचर के लिए। लेकिन हम कहते हैं कि दे फॉर्म एलॉय विद अदर ब्लॉक एलिमेंट्स, तो ये दूसरे ब्लॉक के एलिमेंट्स के साथ भी मिक्स होते हैं। डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप 1 के साथ, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम के साथ। ठीक है, उसके बाद इनमें जो है इम्प्योरिटी के तौर पे नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन, ये भी ऐड किए जाते हैं, ऑक्सीजन भी ऐड किया जाता है, जिससे इनकी प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। तो मेनली एलॉय क्या होता है, मेटल के साथ हम कोई चीज़ मिक्स करें और मेटल की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएं। एलॉय बनाने का मकसद ही ये होता है कि मेटल में कोई चीज़ मिक्स करके उसकी प्रॉपर्टीज चेंज की जाए। तो ये पहले इन्हीं चूँकि डेफिनेशंस या वर्ड वही यूज़ हो रहे हैं जो कि इनिशियली थे। बिगनिंग ऑफ केमिस्ट्री या फिजिक्स में जो नाम रख दिए कि उस वक्त आ गया एलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स। ठीक है, हम अभी तक इसी डेफिनेशन या इसी वर्ड को यूज़ करते हैं, लेकिन अब मेटल नॉन मेटल के मिक्सचर भी हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और मौजूद हैं, और उससे भी इनकी प्रॉपर्टीज चेंज होंगी। जाहिर है जब इनके दरमियान में दूसरे एटम आएंगे तो इनकी प्रॉपर्टीज को ऑल्टर करेंगे। ठीक है, चलें हम आगे बात को बढ़ाते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लिख सकते हैं, सब की लिख सकते हैं। ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा, अब कुछ चीज़ें जो हैं वो जनरल हैं, जैसे कि हमारे पास पहले थी। ठीक है, कि भाई साइज डिक्रीज हो रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, क्यों? न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ शेल सेम है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें वैसी की वैसी रहेंगी। एक्सेप्शंस आपने याद रखनी है। जिंक इज एक्सेप्शन, कंप्लीट डी सब शेल की वजह से ट्रांजिशन मेटल से खारिज कर दिया, खारजी करार दे दिया। उसके बाद क्रोमियम और कॉपर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की एक्सेप्शन, और रीज़न क्या है वाई 4s1 3d5 एंड 4s1 3d10 कन्फिग्रेशन इज मोर स्टेबल। ठीक है, तो भाई इन कन्फिग्रेशन के मोर स्टेबल होने की वजह सादी सी एक जुमला, पार्शली फिल्ड एंड half filled and completely filled orbitals are more stable than partially filled orbital. ऑर्बिटल जब हाफ फिल होगा और जब कंप्लीट फिल होगा तो वो मोर स्टेबल होगा उस ऑर्बिटल से जो कि पार्शली फिल्ड होगा। ठीक ठीक है, अब जरा आगे बात बढ़ाते हैं। हमने एक बात की थी भाई एक्टिनाइड्स, लेंथेनाइड्स। ठीक है, लेंथेनम या एक्टिनम से जो सीरीज हमारे पास स्टार्ट होती हैं। ठीक है, हमारे पास इससे पहले जो एलिमेंट हैं उनमें डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। ठीक है, n-1d हाफ फिल्ड होता है। लेकिन जब हम लेंथेनाइड्स पे पहुंचते हैं,
ठीक है। और जब हम एक्टिनाइड पे पहुंचते हैं 89 एक्टिनम वगैरह, तो यहाँ पे हमारे पास जो वैलेंस शेल आएंगे वो 4f और 5f आ रहे होंगे। लेंथेनाइड्स में 4f, एक्टिनाइड्स में 5f हाफ फिल्ड आ जाएंगे, या पार्शली फिल्ड हाफ कह रहा हूँ, पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल आ जाएंगे। ठीक है। अब अगर हम बात करें एटॉमिक या आयोनिक रेडियाई की फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में क्या था, 3D। ठीक है। जी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होगा स्लाइटली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो रहा है। ठीक है। जी क्यों डिक्रीज हो रहा है? ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज में इंक्रीज की वजह से। जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, साइज डिक्रीज हो रहा है, अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर इलेक्ट्रॉन क्या हो रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं। ठीक स्ट्रॉन्ग हो है। रही है। जी लेकिन जब हम लास्ट मेंबर पे पहुंचते हैं तो हमारे पास वो डिक्रीज ग्रेजुअल उस तरह से नहीं रहता, बल्कि स्लाइट इंक्रीज हो जाता है। मैं स्कैंडियम से शुरू करता हूँ। 4s2 3d1। टाइटेनियम हम पीछे लिख चुके हैं, लेकिन एक दफ़ा फिर 3d2। जब हम पहुंचेंगे मैग्नीज, फेरिक, कोबाल्ट, निकल, निकल क्या हो जाएगा, 3d8। कॉपर 3d10। 3D10। जी यहाँ पे आके इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये शेल अब कंप्लीट हो गया। ठीक जी है। और इलेक्ट्रॉन में मिनिमम डिस्टेंस जो था वहां तक पहुंच गया, अब रिपल्शन ज़्यादा हो गई, और उस रिपल्शन की वजह से एक स्लाइट इंक्रीज आएगा साइज में। ठीक है। क्या होगा? स्लाइट इंक्रीज। जब हम सीरीज के एंड पे पहुंचते हैं, शुरू में तो एक ग्रेजुअल डिक्रीज होता है, आखिर में आके स्लाइट इंक्रीज आता है। ठीक है। दिस इंक्रीज इज ड्यू टू रिपल्जन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे शेल में, ठीक है, तो उनकी रिपल्जन बढ़ जाएगी। ठीक है। और स्लाइट इंक्रीज आएगा। ठीक है। अप टू कॉपर, ये 3D सीरीज में कॉपर पे जाके ऐसा होगा। ठीक है। उसके बाद है, इसका मतलब है कि शुरू में क्या होगा, नॉर्मली इनके क्या होंगे भाई, इनके साइज टू चार्ज रेशियो को अगर देखें, ठीक है, मैस टू वॉल्यूम रेशियो देखें या मैस टू वॉल्यूम देखें, ठीक है, तो इनका ग्रेट मैस टू वॉल्यूम रेशियो होगा। ठीक है। और इनकी डेंसिटी हाई होगी, दे मेटल्स आर हाईली डेंस, ट्रांजिशन मेटल की डेंसिटी हाई है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई है इनके। ठीक है। मेटल्स हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज लो आएंगी हमारे पास। ठीक है। इनकी बाइंडिंग एनर्जी डिपेंड करेंगी इनके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे। ठीक है। जनरली तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होंगे, लेकिन बाइंडिंग एनर्जी हमें मालूम होनी चाहिए भाई। बाइंडिंग एनर्जी डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है। जितनी स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग होगी, जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी मेटल की, ठीक है, इतना इसका मतलब है उतनी स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग है, और जितने ज़्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग होगी। अब लेफ्ट टू राइट मूव करना शुरू करें। स्कैंडियम में अनपेयर इलेक्ट्रॉन डी में 1, टाइटेनियम में 2, जी वनेडियम में 3, क्रोमियम में जी 6। 4 नहीं 5 6। 5। ठीक है सर, 6 ठीक है। सर लेकिन वो एक एस का ठीक है 5 हाँ इसका जी डी। ठीक है 5। सही ठीक ठीक है। है। सही 5 मैग्नीज में 5, आयरन में हाँ ठीक 4। 4, कोबाल्ट में 3, 3। निकल में 2, कॉपर में 1, 1। जिंक में कोई भी नहीं। इसका मतलब है शुरू में क्या हुआ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुए, इंग्लिश टू डिक्रीजिंग। जी अब यहाँ पे मैक्सिमम है। इनमें से आयरन मेटल हमने देखा हुआ है, आयरन की एक रॉड लें और उससे बेंड करने की कोशिश करें, आसानी से नहीं मुड़ेगी।
लेकिन कॉपर की एक तार लें और कॉपर की तार को जिधर चाहे मर्जी फोल्ड करते रहें, वीक बाइंडिंग फोर्सेस। ठीक है, हाँ जी जी दीदी। तो बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीजेस फ्रॉम वेनेडियम एंड देन डिक्रीजेस अप टू जिंक। पहले इंक्रीज होगी, ठीक है, वेनेडियम तक इंक्रीज होती जाएगी, क्रोमियम तक बढ़ेगी, फिर उसके बाद मैग्नीज फेरिक फिर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, जिंक तक दोबारा डिक्रीज हो जाएगी। तो शुरू में बाइंडिंग एनर्जी बढ़ेगी, इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देन डिक्रीजेस। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी का ट्रेंड ये होगा, और बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, इनकी ज्यादा होगी, ज्यादा होती जा रही है, कम होती जा रही है। अब यहीं से ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। स्कैंडियम के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, डी में 1 एक। सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो 4s ऑर्बिटल है, आउटर मोस्ट। 4s के 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, +2। एक डी का चला गया, +3 +3 मैक्सिमम। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3। टाइटेनियम के कितने हो गए, 2s के चले गए, 2d के, +2। +4 +4 +3 भी बना सकता है, +4 भी +2 भी बना सकता है, +4 भी बना सकता है। s के 2 गए तो +2, डी का एक गया तो +3, डी के दोनों गए तो +4। इन एडिशन टू s होगी ये सारी ऑक्सीडेशन स्टेट। वनेडियम पे आ जाएं, +2 +5 से +5 तक, प्लस +2 से लेके +5 तक हो सकती हैं। क्रोमियम पे आ जाएं, +6 मिनिमम सर मिनिमम तो 2 होती है हमारे पे, 1 भी हो सकती है, 2 होती है s सर मिनिमम। s का एक +2 इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता, s का एक इलेक्ट्रॉन भी जा सकता है, +1 भी शो कर सकता है। मैक्सिमम +6 +6 तक जाएगा, नहीं 6 इलेक्ट्रॉन टोटल हैं तो +6 तक जाएगा, s प्लस डी के मिला के 6 हैं, तो मैक्सिमम ठीक है। +6 होगी। कॉमन जो है वो 2 3 6 क्रोमियम की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, जिनमें ज्यादातर पाया जाता है। मैग्नीज पे आ जाएंगे, मैग्नीज अगेन +7 +2 से लेके मैक्सिमम +7 तक जाएगा, 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब आयरन पे आ जाएं, सर +2 से हाँ, लेकर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की तादाद कम हो रही है, क्योंकि मैग्नीज में 26वां इलेक्ट्रॉन जब आया तो डी का एक पेयर हो गया। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होना शुरू हो जाएगी, अगेन डिक्रीज होना शुरू हो डिक्रीज। जाएगी। आयरन में 4 अनपेयर होंगे डी के, +2 से +2 और 4 वो +6 तक जाएगा। ठीक है, आयरन कॉमनली +2 और +3 में पाया जाता है। कोबाल्ट पे जब आएंगे तो कोबाल्ट अगेन +2 से +5 तक, कॉमन +2 +3 है इसकी भी। ठीक है, निकल की कम हो जाएगी 4, कॉपर की मजीद कम हो जाएगी, जिंक के पास खाली +2 रह जाएगी। इसका मतलब है ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होंगी, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करेंगी। ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, डिफरेंट होंगी, बढ़ती जाती हैं फिर कम होना शुरू हो जाती हैं। इन एडिशन टू ns इलेक्ट्रॉन्स दे आल्सो इन्वॉल्व n-1d इलेक्ट्रॉन एंड शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी +2 और +3 होगी। ठीक है, मोर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास ये है। ठीक है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर स्कैंडियम +3 और मैग्नीज की +7 है। ठीक है, तमाम इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व करके। ठीक है, उसके बाद दे शो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, आपको मालूम है ट्रांजिशन मेटल कैटालिटिक प्रॉपर्टीज शो करेंगे। कुछ कैटलिस्ट के नाम आपको पता होने चाहिए भाई, सबसे ज्यादा कॉमन या वाइडली मोस्टली यूज कैटलिस्ट क्या है, प्लेटिनम, निकल, आयरन, क्रोमियम, वनेडियम के ऑक्साइड, इनके कंपाउंड्स और खुद मेटल बोथ आर यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, ट्रांजिशन मेटल और इनके कंपाउंड दोनों को हम कैटलिस्ट के तौर पे यूज करते हैं। ठीक है,
और इसके कैटलिस्ट के तौर पे यूज होने की वजह क्या है, रीजन क्या है? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफरेंट कंपाउंड डिफरेंट चीजों के साथ बाइंड करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फाइनली डिवाइडेड आयरन इज यूज्ड इन हैबर प्रोसेस, ठीक है। आपको पता होना चाहिए अमोनिया में कैटलिस्ट क्या है, फाइनली डिवाइडेड आयरन है, आयरन। ठीक है। जी। आयरन पाउडर, अमोनिया सिंथेसिस, हैबर बॉश प्रोसेस में कैटलिस्ट है। उसके बाद आपको कैटलिस्ट पता होना चाहिए कांटेक्ट प्रोसेस का, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, सर निकल। ठीक है। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड इज कैटलिस्ट इन इन कांटेक्ट प्रोसेस। कांटेक्ट प्रोसेस। कांटेक्ट प्रोसेस सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चर है, जिसमें SO2 को SO3 बनाने के लिए यूज किया जाता है V2O5 कैटलिस्ट, ठीक है। उसके अलावा TiCl4 टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, पोलराइजेशन में करते हैं, हाँ, पॉलीमराइजेशन में। पॉलीमराइजेशन में इथीन से पॉलीथीन बनानी में, और इसे कहते हैं जिगलर नाटा कैटलिस्ट, पॉलीमराइजेशन में यूज होता है। अच्छी पॉलीमराइजेशन के लिए TiCl4 कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जाता है। निकल प्लेटिनम प्लेडियम आपको मालूम है, निकल PD हाइड्रोजनेशन में एडिशन हाइड्रोजन हाइड्रोजन यूज होता है। में कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और कॉपर ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन टू अल्कोहल टू एल्डिहाइड टू कार्बोक्सिलिक एसिड, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन में यूज। सर जिंक होता है। क्या चीज? समझ नहीं जिंक रही। भी यूज होता है नेसेंट हाइड्रोजन बनाने के लिए। हाँ, इसके अलावा तो वो अपल जो है वो ZnCl2 या जिंक मेटल कैटलिस्ट भी यूज करते हैं, लेकिन ये जो है ये पॉपुलर कैटलिस्ट हैं, जो कि मशहूर मशहूर कैटलिस्ट हैं जो कि हम यूज करते हैं। उसके अलावा जो रिएक्शंस में आपने पढ़े हैं वो भी आपको सारे पता होने चाहिए, जैसे कि आपने ZnCl2 लूकस टेस्ट में पढ़ा कैटलिस्ट के तौर पे एक्वस एसिड के साथ जब हम रिएक्शन करवाएंगे अल्कोहल का, ठीक है। उसके अलावा जिंक मेटल कैटलिस्ट अल्कीन्स के रिएक्शन में आपने पढ़ा, हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो वो भी आपको पता होने चाहिए। उसके बाद इनका मैग्नेटिक बिहेवियर है भाई। मैग्नेटिक बिहेवियर का मतलब है अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और पैरामैग्नेटिक या रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, और इसे हम कहेंगे डायामैग्नेटिक। तो पहली सबसे बात तो मैग्नेटिक बिहेवियर में आपको पता होना चाहिए इन दोनों बातों का मतलब, अट्रैक्ट, स्लाइटली अट्रैक्ट, पैरा, रिपेल, डाया, डायमैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर कब होगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे तो पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस में सारे के पेयर्ड सारे क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, और एक दूसरे का स्पिन कैंसिल कर देंगे, ठीक है। पैरामैग्नेटिज्म का जो एक्सट्रीम केस होगा, जैसे कि आयरन इज एक्सट्रीम केस ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, स्लाइटली रिपेल नहीं होता बल्कि अट्रैक्ट नहीं होता बल्कि स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड में। इसके अलावा कौन सा मेटल होता है? एक्सट्रीम केस ऑफ पैरामैग्नेटिज्म है आयरन, ठीक है, आयरन मेटल। और दूसरा है जिस तरह आयरन मैग्नीज। अट्रैक्ट होता है मैग्नीज भी इसी तरह अट्रैक्ट होता है, और इन्हें हम कहते हैं फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। तो इन्हें कहा जाएगा फेरोमैग्नेटिज्म या फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिज्म क्या होगा? फेरोमैग्नेटिज्म इज एक्सट्रीम केस ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, ठीक है, जो बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, डायामैग्नेटिक स्लाइटली और वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। अब एक चीज स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो रही है तो उसी स्पीशीज को हम कहेंगे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, और इस चीज को हम कहेंगे फेरोमैग्नेटिज्म। सर कोबाल्ट और जो सर है वो इनमें क्रोमियम भी तो ferromagnetic आ है? सकता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसमें भी हैं दे ऑल आर पैरामैग्नेटिक, जिधर अनपेयर्ड जिंक। सर एक सवाल पूछना था। जी, सर फेरोमैग्नेटिक में हमने कहा है आयरन और मैंगनीज आएंगे, तो क्रोमियम का तो लेकिन दोनों से भी ज्यादा वो है, तो वो भी तो आ सकता था। तो क्रोमियम बहुत में ज्यादा क्या एक्सट्रीम है? नहीं है उसमें। नहीं समझ नहीं आई, क्रोमियम। क्रोमियम भी तो 6 इलेक्ट्रॉन जो है अनपेयर्ड है उसके पास, तो उसको भी तो काफी ज्यादा पैरामैग्नेटिक होना चाहिए था। नहीं, सिर्फ एक फैक्टर
डिसाइड नहीं करेगा ना, असल में इनकी इंड्यूस फील्ड डिसाइड करेगी जब ये स्पिन करेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और वो कितनी फील्ड जनरेट करेगा, ठीक है, उसकी एनर्जी, उसकी पोजीशन, ठीक है, उसके इंड्यूस, उसने जो अपने गिर्द पैरामैग्नेटिक क्यों है कोई चीज़ या डायमैग्नेटिक क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फील्ड जनरेट कर रहा है, ठीक है, स्पिन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जब स्पिन करेगा उसकी एंगुलर मोमेंट है, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम है, उसकी मैग्नेटिक मोमेंट है, जब मैग्नेटिक मोमेंट है तो इसके अराउंड इंड्यूस फील्ड है। अब उस फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है जी ये इस पे डिपेंड करेगा, और वो हर एक एटम की एक जैसी नहीं होगी, ठीक है, हर एक एटम की डिफरेंट होगी, सही क्योंकि हर एक एटम का एक साइज डिफरेंट है, जी इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस डिफरेंट है, उसका स्पिन कितना है, उसकी एंगुलर मोमेंटम कितना है, मैग्नेटिक मोमेंट कितनी है, वो मुख्तलिफ है, ठीक है, लेकिन दे ऑल आर पैरामैग्नेटिक, जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ये स्लाइटली अट्रैक्ट होंगे, पैरामैग्नेटिक है। अब इसमें से कुछ एक्सेप्शनल बिहेवियर है, कुछ जी का जी इतना ज्यादा है फील्ड या इतनी ज्यादा जो है वो स्पिनिंग है कि उसकी वजह से वो वेरी स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ऐसो को हमने फेरोमैग्नेटिक का नाम दे दिया कि ये फेरोमैग्नेटिक है, ये ठीक फेरोमैग्नेटिज्म है, ठीक है, जो स्लाइट अट्रैक्ट हो रहे हैं वो पैरामैग्नेटिक, जिसमें अनपेयर्ड है हम ये नहीं कह सकते कि वो अट्रैक्ट नहीं हो रहा, हम ये कहेंगे इट इज स्लाइटली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। अब ये तो उसके बाकी प्रॉपर्टीज उसके स्पिन पे डिपेंड करता है कि वो कैसा है और उसकी फील्ड कितनी उसने जनरेट की, उस हिसाब से उसकी अट्रैक्शन होगी। जिसमें पेयरिंग हो गई वहां पे अट्रैक्शन क्यों नहीं होगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन, हम कहते हैं पेयरिंग जब भी होगी एक एक डायरेक्शन में होगा दूसरा अपोजिट में होगा, ठीक है, तो फिर दोनों के स्पिन की डायरेक्शन अपोजिट है, एक ने जो फील्ड जनरेट की दूसरे ने उसके अपोजिट की और एक दूसरे की फील्ड को कैंसिल कर दिया, तो इसलिए अब एक्सटर्नल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड उसको अट्रैक्ट या रिपेल नहीं करेगी और अट्रैक्ट नहीं करेगी। उसके बाद एलॉय फॉर्मेशन है भाई, कुछ मशहूर मशहूर एलॉय आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। अब भाई ट्रांजिशन मेटल एलॉय क्यों बनाते हैं, भाई इनकी वजह ये होती है कि इनका एक मेटालिक लैटिस एक जैसे एटम से बना हुआ होता है, और उसमें से अगर सिमिलर साइज का कोई एटम आएगा तो वो मेटालिक लैटिस में मेटल के एटम को रिप्लेस करके उसकी जगह ले लेगा और मेटालिक लैटिस उसी तरह बाकी रहेगा, ठीक है। ऐसी रिप्लेसमेंट को या ऐसे मेटल को इंटरस्टिशियल मेटल्स कहते हैं, जिसमें इंटरस्टाइसिस हैं, स्मॉल पोर्स हैं, स्मॉल खाली जगह मौजूद हैं, ठीक है, और इस वजह से इनकी इंटरस्टिशियल प्रॉपर्टीज की वजह से, क्योंकि मेटालिक लैटिस है एक रेगुलर अरेंजमेंट है एटम्स की, ठीक है, ये जो है वो एलॉयज बनाते हैं। और एलॉय की सबसे अच्छी एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है और वो आपको पता होनी चाहिए, ब्रास इज अ एलॉय। अब ब्रास किसका एलॉय है भाई, पेपर में आपके ये हो सकता है एलॉय की कंपोजिशन पूछ ली जाए, ठीक है, तो कॉपर और जिंक का मिक्सचर होता है ब्रास, ठीक है। क्यों बनाते हैं भाई एलॉय, क्यों बनाए जाते हैं, एलॉय बनाए जाते हैं टू इम्प्रूव द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, ठीक है, किस चीज के लिए बनाते हैं, मेटल्स की प्रॉपर्टी इंप्रूव करने के लिए। ब्रास में कॉपर 60 to 80% है और जिंक 20 to 40% है, ठीक है। यूज क्या है, डोमेस्टिक यूटेंसिल्स, ये बर्तन वगैरह ब्रास के पुराने ज़माने में, ठीक है, बनाए जाते थे, कास्टिंग वगैरह में, ये कंडेंसर, ये जो एसी के होते हैं ये ब्रास कॉपर और जिंक के मिक्सचर से बने होते हैं। उसके बाद एक मशहूर एलॉय ब्रॉन्ज है, तो ब्रॉन्ज की कॉम्पोजिशन ब्रॉन्ज कॉपर और टिन का एलॉय है, कॉपर एंड टिन, SN, ठीक है। टिन कॉपर की एलॉय स्टैचू बनाने के लिए यूज होती है, ब्रॉन्ज के स्टैचू बनाए जाते हैं, 75 to 90% कॉपर, 10 to 25% टिन, ठीक है। ये बेल्स, ब्लेड्स, मशीन के पार्ट, स्टैचू, सिक्के, ये जो गोल्डन कलर का लाइट सा गोल्डन सिक्का होता है ये ब्रॉन्ज का बना हुआ सिक्का है, 5 का या 10 का, 5 का सिक्का जो होता था एक ब्राउन ब्राउन सा, ये ब्रॉन्ज है। स्टील इज एलॉय, अब स्टील की जरा कॉम्पोजिशन देख लें यहाँ पे क्या है, ठीक है, स्टील एलॉय है
और स्टील किसका एलॉय है? आयरन प्लस कार्बन। किसका? आयरन प्लस कार्बन। आयरन 90 to 95% होता है और इसमें कार्बन कितना है? 0.1 to 2% कार्बन होता है। इसके अलावा इसमें दूसरी ट्रेसेस ऑफ अदर एलिमेंट्स मौजूद होती हैं जो इसकी पूरी कंपोजिशन करती हैं। ठीक है। स्टील कहाँ यूज होता है? भाई ये बर्तन हमारे स्टेनलेस स्टील के जितने भी बर्तन हैं, ब्रिज वगैरह, कटलरी, कार की बॉडी, ये सारे स्टील है। ठीक है। और स्टील में जितनी परसेंटेज कार्बन की ज्यादा होती है उतनी स्टील की हार्डनेस बढ़ती है। ठीक है। जितनी लेस परसेंटेज ऑफ कार्बन है, इजीली फोर्ज्ड इनटू शेप, उसको आसानी से शेप दे सकते हैं। जब हाई कार्बन स्टील होता है तो इसकी हथौड़ियां बनाई जाती हैं, मशीन के पार्ट्स बनाए जाते हैं जो कि टूटता नहीं, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाती है। ठीक है। तो इसके यूजेस आपको बताएं। उसके बाद आपके पास जो गोल्ड है, ठीक है, गोल्ड इज एलॉय। 24 कैरेट गोल्ड सॉफ्ट गोल्ड होता है जो आप यूज करते हैं। ये कॉपर के मिक्सचर के साथ होता है जो आप खरीद के जिसकी ज्वेलरी पहनती हैं खवातीन, ये गोल्ड का कॉपर के साथ एलॉय है। इसमें कॉपर मिक्स किया जाता है, 20 to 25% कॉपर और 80 to 70 to 75% गोल्ड होता है ये जो ज्वेलरी में यूज होता है। ठीक है। और इसे 18 कैरेट गोल्ड कहा जाता है। 24 कैरेट गोल्ड पहना नहीं जा सकता, वो सॉफ्ट गोल्ड है, वो टूट जाएगा, फोल्ड हो जाएगा, उसको शेप नहीं दी जा सकती। ठीक है। तो ये है हमारे पास एलॉय कुछ जो कि मशहूर मशहूर हैं, आपको पता होने चाहिए। कल बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की नेमिंग की। कॉम्प्लेक्सेस की नेमिंग आपको आनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स का नाम आ जाए, आप चूज कर सकें। कॉम्प्लेक्स दिया हो, नीचे 4 नाम दिए हो, तो आपको पता होना चाहिए इसका नाम क्या होगा। लिगेंड के नाम आपको पता होने चाहिए, टाइप्स ऑफ लिगेंड्स आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। तो हम उसकी बात करेंगे कल। ठीक है। एंड करते हैं बच्चों। कोई और बात? सर एक क्वेश्चन पूछना। बोले। सर हैलोजेंस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का थोड़ा सा बताइएगा प्लीज, कि फ्लोरीन की कैसे होती है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? एनर्जी रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन इज, क्या बोल नहीं आप? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसे कहेंगे? सर मेजर ऑफ अट्रैक्शन Energy होता है ना, released अट्रैक्शन when होता है। an electron is added एडिड। into the ठीक है। outermost shell of an ठीक isolated है। gaseous atom. अब बताएं, जितने स्मॉल साइज का एटम होगा, एनर्जी रिलीज कब होती है? जब एक अट्रैक्टिव फोर्स बनती है। ठीक है। जी जितना जी स्मॉल सर। साइज का एटम होगा, जब इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे न्यूक्लियस के उतना नजदीक होगा, उतनी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बनाएगा, हाँ जी। उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। तो फ्लोरीन की ज्यादा होनी चाहिए, आयोडीन की कम होनी चाहिए। सर लेकिन आयोडीन कम है, हाँ ठीक है सर, लेकिन वो यहाँ पे कोई एक्सेप्शन है ना कि the electron affinity of hydrogen decreases down the group with the exception of fluorine, विद with the exception of fluorine. तो वो फ्लोरीन की हाँ रिपल्शन हाँ, होती है। उसकी वजह थी फ्लोरीन, हमने कहा था एक एक्सेप्शन है। ठीक है। जनरली हमारे पास ये जनरल है कि जनरली डाउन द ग्रुप इसकी कम होनी चाहिए और जी इसकी ज्यादा होनी चाहिए, आयोडीन की कम हाँ होनी जी चाहिए। उसके बाद हमने कहा था फ्लोरीन की कम होती है, जी। उसकी एक्सेप्शन होने की वजह है कि फ्लोरीन का साइज बहुत ही ज्यादा स्मॉल है। तो जो इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस अट्रैक्शन तो ज्यादा है, हाँ लेकिन जी। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन भी बहुत ज्यादा है इसमें। और ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन Repulsion रिपल्जन, बहुत इसकी ज्यादा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू रेगुलर ट्रेंड के अलावा होगी और कम होगी। ये बात हुई थी। ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही है। सही। तो यहाँ पे फ्लोरीन एक एक्सेप्शन थी, बाकी एलिमेंट्स में ऐसी कोई एक्सेप्शन बाकी ग्रुप्स में खास मौजूद नहीं है। ठीक है। ठीक क्योंकि फ्लोरीन इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट, पीरियोडिक टेबल का सबसे स्मॉल एलिमेंट है। ठीक। जी सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी बोले। सर हम लोग कहते हैं कि जो PbCl2 होता है वो आयनिक होता है इन नेचर, हाँ जी। तो सर वो फिर हाइड्रोलाइज क्यों नहीं होता वाटर में? हर आयोनिक स्पीशी हाइड्रोलाइज नहीं होती। हाइड्रोलाइसिस डिपेंड करता है लैटिस एनर्जी, हीट ऑफ हाइड्रेशन या सॉल्वेशन में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बन रही हैं उस पे। ठीक है। ग्रुप 2 के हाइड्रोक्साइड्स आयोनिक हैं, वाटर में हाइड्रोलाइज नहीं होते, लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा है।
जब आयोनिक लैटिस ब्रेक होगा तो हाइड्रोलाइसिस होगा, नहीं ब्रेक होगा इतना, अगर वाटर उसका आयोनिक लैटिस ब्रेक ना कर सका, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स ना बना सका आयंस के साथ, तो हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। ठीक है। ग्रुप 2 के सॉल्ट्स हमने कहा जनरली दे आर इनसॉल्युबल। भाई वो तो हैं तो आयोनिक है ना, बेरिलियम को छोड़ के बाकी सब के टोटली प्योरली आयोनिक कंपाउंड है, लेकिन हाइड्रोलाइसिस नहीं होता, वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। ठीक है। डिसॉल्व ही नहीं होते। ठीक है। सॉल्वेशन ही नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि आयोनिक लैटिस बहुत स्ट्रांग है। ठीक है। साइज अल्कली मेटल से स्मॉल हो गया कैटाइन का, लैटिस जो है वो ज्यादा स्ट्रांग बना है, लैटिस एनर्जी ज्यादा हो गई, सॉल्वेशन जो है वो मुश्किल हो जाएगी। ठीक है। ठीक है सर। सर एक क्वेश्चन और पूछना था कि हम लोग एक एमसीक्यू आया हुआ है बेसिकली, उसमें लिखा हुआ है कि फेजान रूल जो आयनिक कंपाउंड के लिए होता है उसमें क्या होता है कि लार्ज कैटायन और स्मॉल एनायन होती है। सवाल क्या है, सवाल बताएं जरा। सर वो लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू फेजान्स रूल अ कंपाउंड इज आयनिक व्हेन लार्ज कैटायन एंड स्मॉल एनायन कंबाइन, लार्ज कैटायन एंड लार्ज एनायन कंबाइन, स्मॉल कैटायन एंड स्मॉल एनायन कंबाइन, स्मॉल कैटायन एंड लार्ज एनायन कंबाइन। स्मॉल कैटाइन हाँ, लार्ज एनाइन। स्मॉल कैटाइन। ठीक है। ठीक है। अगर कैटाइन स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, नहीं समझ आई मुझे, सवाल दोबारा रिपीट कीजिएगा, क्या कह रहा है फजान रूल, क्या कहता है? सर वो उसमें स्टेटमेंट है कि अकॉर्डिंग टू फेजान्स रूल अ कंपाउंड इज आयनिक व्हेन, पहला ऑप्शन है लार्ज कैटायन एंड स्मॉल एनायन कंबाइंड, स्मॉल कैटायन एंड लार्ज एनायन, और दूसरा है कि मतलब लार्ज कैटायन एंड लार्ज एनायन कंबाइंस, तीसरा स्मॉल स्मॉल कैटायन एंड स्मॉल एनायन कंबाइन, चौथा स्मॉल कैटायन एंड लार्ज एनायन कंबाइन। फजान रूल के अकॉर्डिंग एक लार्ज कैटाइन विद स्मॉल चार्ज, ठीक है, जब एक स्मॉल एनाइन के साथ बाइंड करता है तो मोर आयोनिक कंपाउंड होता है। ठीक है। ये फजान रूल का स्टेटमेंट है कि लार्ज कैटाइन विद स्मॉल चार्ज, ठीक है, और उसकी एग्जांपल है हमारे पास, अगर मैं सोडियम और क्लोरीन को अटैच करूं और मैं बेरिलियम और क्लोरीन को अटैच करूं या मैग्नीशियम और क्लोरीन को अटैच करूं, तो मोर आयोनिक सोडियम क्लोराइड होगा एज कंपेयर टू मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है। क्योंकि सोडियम पॉजिटिव आयन एक लार्ज कैटाइन विद स्मॉल पॉजिटिव चार्ज है, और मैग्नीशियम जो है वो स्मॉल कैटाइन विद लार्ज पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है। तो सर अगर हम कोवेलेंट का करेंगे तो इसके ऑपोजिट हो जाएगा ना सारा का सारा। हाँ, इसके उलट कर लें। अब ये मोर आयोनिक के लिए है तो मोर कोवेलेंट के लिए इसको उलट कर लें। ठीक है। मुझे सवाल सेंड कर दें व्हाट्सएप पे ज़रा। चलिए सर मैं आपको सेंड कर ठीक देती है, हूँ। मैं मजीद सर देख एक लूँगा। चीज और पूछनी थी कि जो बाकी सारे के सारे जो ग्रुप 2 के हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो सारे के सारे बेसिक इन नेचर होते हैं, तो बेरिलियम की क्या नेचर होती है? बेरिलियम मैग्नीशियम इनसॉल्युबल हैं तो लेस बेसिक, नॉन बेसिक हैं। ठीक है। बेसिसिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, जब सॉल्युबिलिटी ही नहीं होगी, बेस वो है जिसने OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस किए।